वेलकम टू ऑल ऑफ यू डे स्टूडेंट्स। यह ऑल इन वन का पार्ट 3 है। इसमें आपको जीव विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में आएंगे ही आएंगे। और इन प्रश्नों को आपके जो प्रश्न पत्र आते हैं, मॉडल पेपर जो हैं, उनमें भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको मार्केट से कोई भी बुक नहीं लेनी है। हम सारे क्वेश्चन यहीं पर डिस्कस करते हैं और आपको यहाँ पर जीव विज्ञान के 20 क्वेश्चन आज बताएंगे टोटल, जो कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से मिल जाएंगे। यदि आप अपनी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हमारा आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य 70 में 70 आपको कैसे दिलाना है। ठीक है, आपको 100% अगर सभी वीडियो आप देखते हैं लगा रेगुलर और लास्ट तक देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को लिखते हैं, समझते हैं, तो आपकी सफलता निश्चित है, क्योंकि आपको कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे आपसे, सीधे सीधे हम आपको क्वेश्चन पर लेकर के चलते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और यही क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में भी देखने को यहाँ से मिल जाएंगे। क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट में 7 सेट आते हैं और 7 सेटों के लिए ये क्वेश्चन अनिवार्य हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन किसी और सेट में तो कोई कुछ किसी और सेट में, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन एक सेट में नहीं हो सकते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। तो सभी क्वेश्चन आपको देखने आपके सेट में कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा वो होगा यही से। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, बहुत ही अद्भुत क्वेश्चन है कि हमारे पाचन में अम्ल की क्या भूमिका है। यानी कि हम खाना खाते हैं तो पाचन होता है, पाचन क्रिया होती है, तो उसमें अम्ल की क्या भूमिका है। तो अब इसको बहुत अच्छे से समझना। देखो, खाना खाते हैं तो अम्ल क्या होता है, हमारे पास खाने के साथ में बहुत से जीवाणु हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं। इन जीवाणुओं को नष्ट करता है अम्ल। क्या करता है, इन्हीं जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, पहला आप पॉइंट लिख देंगे कि हमारे पाचन में अम्ल प्रमुख भूमिका निभाता है। अम्ल भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। आपका पहला पॉइंट यही हो जाएगा कि अम्ल भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। आपको बता दें ये कौन सा अम्ल है, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, जो जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है, जठर रस उसमें पाया जाता है। ठीक है, दूसरा आप याद रखेंगे कि अम्ल वसा के एमएलसीकरण में सहायक होता है, क्योंकि हम खाना खाते हैं तो इसमें वसा भी होती है और इसका क्या होता है, शरीर के अंदर एमएलसीकरण होता है। और ये कौन कार्य करता है, अम्ल ही करता है आपका। तीसरा यहाँ पर लिखा गया है, अम्ल की सही मात्रा के समस्या से जो गैस है वो नहीं बनती है। क्या लिखा है यहाँ पे, कुछ छूट गया है कि अम्ल की सही मात्रा से गैस की समस्या नहीं होती। यहाँ पर आप लिख लेंगे कि अम्ल की सही मात्रा से गैस की समस्या नहीं होती है। और आप चौथा पॉइंट भी लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट आप यह भी लिख सकते हैं कि अम्ल हमारे शरीर में भोजन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, चारों पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। पहला आपका जीवाणुओं को नष्ट करता है, दूसरा वसा का एमएलसीकरण करता है, तीसरा अम्ल की सही मात्रा गैस समस्या से बचाती है, चौथा भोजन का पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, पादपों में जल तथा खनिज लवण का संवहन का वर्णन कीजिए। जो पादप हैं उनमें जल और खनिज लवण के संवहन का वर्णन करना है। तो इसमें यह बताना है कि पादपों में जल और खनिज लवण का संवहन होता कैसे है। तो आपको याद रखना है जाइलम ऊतक द्वारा। तो जाइलम ऊतक के द्वारा पादपों में जल और खनिज लवण का संवहन होता है। ठीक है, अब दूसरा यहां से ऊतक आता है आपका फ्लोएम। आप लोगों को ये भी याद रखना है, फ्लोएम एक ऊतक होता है। ये क्या करता है, भोजन का स्थानांतरण करता है। जाइलम जल और खनिज तथा खाद्य उत्पादों का संवहन करता है और फ्लोएम करता है भोजन का स्थानांतरण। ठीक है, तो यहाँ से दोनों ऊतक आप याद रखेंगे। और पेपर में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, किन्हीं 2 पादप ऊतकों के नाम लिखिए। तो पहला आपका जाइलम ऊतक और दूसरा आपका
फ्लोएम ऊतक। तीसरा क्वेश्चन, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। अब एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। अब कल्पना करें जैसे सब्जी ना हो, यानी कि खेत में अनाज ना उगे तो हम लोगों को खाना नहीं मिलेगा। ऐसे ही घास ना हो तो बकरी क्या खाएगी। ठीक है, यानी कि प्रत्येक जीव एक दूसरे पर निर्भर करता है। अब बकरी नहीं होगी तो शेर क्या खाएगा, मांस नहीं होगा तो शेर क्या खाएगा। तो एक पोषी स्तर को अगर समाप्त कर दिया जाता है तो क्या होगा, हमारी जो आहार श्रृंखला है वो नष्ट हो जाएगी। यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को नष्ट कर दें तो हमारी पूरी आहार श्रृंखला नष्ट हो जाएगी। आगे ये भी लिख सकते हो, क्योंकि प्रत्येक जीव दूसरे जीव पर निर्भर करता है। प्रत्येक जीव दूसरे जीव पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं। वृषण आपको बता दें मानव जनन अंग होता है, मानव जननांग है वृषण। ठीक है, वो भी नर जननांग। नर जननांग वृषण होता है, मानव में नर जननांग है, ऐसा आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको वृषण पर टिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पूछा गया है वृषण के कार्य। ठीक है, क्वेश्चन है मानव में वृषण के क्या कार्य हैं, और ये भी आपको बता दें जो वृषण है वो शरीर व्यक्ति में एक जोड़ी पाया जाता है। ठीक है, ये हालांकि सभी को पता होता है। तो इसके कार्यों की बात करें तो पहला कार्य लिखा है, शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्र जनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जो शुक्राणु बनता है वो वृषण में ही बनता है। आप सीधे भी लिख सकते हो वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है, या पूरा इसको याद करके लिख सकते हो, शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्र जनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि वृषण की सरटोली कोशिकाएं, वृषण की सरटोली कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, जो वृषण के अंदर शुक्राणु बनता है, शुक्र जनन नलिका में जो शुक्राणु बनता है तो सरटोली कोशिकाएं जो हैं उनको पोषण प्रदान करती हैं। आपका दूसरा ये कार्य हो जाएगा। फिर तीसरा कार्य कि वृषण में स्थित लेडिंग कोशिकाएं, जो वृषण में लेडिंग कोशिकाएं वो एंड्रोजन हार्मोन्स का श्रावण करती हैं। आपका दूसरा भी यहाँ से क्वेश्चन, वृषण से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम बताइए। एक नंबर में आता है तो एंड्रोजन हार्मोन। वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एंड्रोजन। इसको याद रखोगे, वृषण से एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। और ये आपका कार्य भी है कि वृषण में स्थित लीडिंग कोशिकाएं एंड्रोजन हार्मोन्स का श्रावण करती हैं। ठीक है, तो तीन कार्य यहाँ पर आपको बता दिए। पहला आप लिख सकते हो कि वृषण में शुक्र जनन नलिका के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। दूसरा आप लिख सकते हो कि सरटोली कोशिकाएं शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं। और तीसरा आप लिख सकते हो कि लेडिंग कोशिकाएं एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती हैं। ठीक है, तो ये तीन आपको इसके कार्य याद रखने। ये क्वेश्चन कभी कभी आपको 4 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, तो वहाँ पर वृषण की संरचना भी पूछता है। तो ये भी आपको हम किसी अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, पुमंग तथा जायांग में अंतर लिखिए। जो पुष्प होता है वो उसकी बात कर रहा है यहाँ पर कि पुमंग और जायांग में अंतर लिखिए। ये पुमंग क्या है और जायांग क्या है। जो पुमंग है वो पुष्प का नर जननांग है। पुमंग क्या है, पुष्प का। पुमंग के बारे में देखो यहाँ पे लिखा गया है कि पुष्प का नर जननांग है। पुष्प का नर जननांग है। इस निर्माण पुंकेसर से होता है। पुंकेसर के पराग कोश में परागकण बनते हैं। ठीक, पुमंग पुष्प का नर जननांग है और पुमंग का निर्माण पुंकेसर में होता है और पुंकेसर के पराग कोश में परागकण बनते हैं। फिर आपका जायांग। अब जो जायांग है वो पुष्प का मादा जननांग है। जो जायांग है वो पुष्प का मादा जननांग है और इसका निर्माण
स्त्री केसर, इसका निर्माण स्त्री केसर में होता है और स्त्री केसर के अंडाशय में बीजांड बनते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। आप अंतर में ये 2 नंबर में आता है तो सिर्फ इतना लिख सकते हो कि पुष्प का नर जननांग पुमंग तथा पुष्प का मादा जननांग जायांग होता है। 2 नंबर में आप इतना लिख दे कुछ चलेगा, लेकिन आपको 4 नंबर में इस प्रकार से इतना हेडिंग डाल करके लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है धमनी और शिरा में अंतर लिखिए कि धमनी और शिरा में क्या अंतर है। धमनी और शिराएं हमारे शरीर के अंदर रक्त का आदान प्रदान करती हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। लेकिन आप लोगों को ये भी याद रखना है कि जो धमनी होती है वो क्या करती है, रक्त को हृदय से अंगों तक लाती है। हृदय में जो शुद्ध रक्त होता है वो शुद्ध रक्त को कौन ले जाता है, धमनी ले जाती, महाधमनी अंगों तक ले जाती। अब यहीं से याद रखोगे कि किसी भी अंग तक, शुद्ध अशुद्ध से नहीं मतलब है, जो धमनी है वो रक्त को हृदय से अंगों तक लाती है, जबकि शिरा रक्त को अंगों से हृदय तक लाती है। तुरंत इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, धमनी हृदय से अंगों तक रक्त पहुंचाती और शिरा अंगों से हृदय तक। फिर दूसरा पॉइंट आपका है कि धमनी में कपाट नहीं होती, धमनी में कपाट नहीं होती, तो आपका इसका जस्ट अपोजिट बन जाता है कि शिरा में कपाट पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि धमनियों की भित्ति मोटी होती है, जो धमनी की भित्ति है वो मोटी होती है, तो आपका दूसरा पॉइंट बन जाएगा इसका जस्ट अपोजिट कि शिरा की भित्ति पतली होती है। नेक्स्ट है आपका धमनी गुहा सकरी होती है, धमनी गुहा सकरी होती है, तो आपका इसका अपोजिट हो जाएगा कि शिरा गुहा चौड़ी होती है। ठीक है, तो 4 अंतर यहाँ पर आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो पहला सिर्फ धमनी, आप लाइन इस प्रकार से लाइन खींच करके भी इधर धमनी इधर शिरा डाल करके लिख सकते हो। तो धमनी में आप कैसे लिखोगे, आप पहला पॉइंट लिखोगे कि धमनी रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाती है, और शिरा में लिखोगे कि शिरा रक्त को अंगों से हृदय तक लाती है। धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं, शिरा में कपाट पाए जाते हैं। धमनी की भित्ति मोटी होती है, शिरा की भित्ति पतली होती है। धमनी गुहा सकरी होती है और शिरा गुहा चौड़ी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और कोशिश है कि इस बार भी आपका ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाए आपसे पेपर में। तो क्वेश्चन है पर परागण किसे कहते हैं, पर परागण किसे कहते हैं। आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम आपको यहीं पर परागण भी बताएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन भी इसमें हमने परागण रखा हुआ है, इस वीडियो में ही आपको मिलेगा परागण की प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है पर परागण किसे कहते हैं, इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। पर परागण, ठीक है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है और 4 नंबर में जब आता है तो क्वेश्चन होता है परागण क्या है, परागण के प्रकार और पर परागण तथा स्वपरागण में अंतर। 3 चीज़ें आपके 7 नंबर में पूछता है और 4 नंबर में भी 3 चीज़ें पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ पर परागण बताना है। तो परागण की परिभाषा पहले आपको बता दें। परागण क्या होता है, पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। परागण 2 प्रकार से होता है, स्वपरागण और पर परागण। यहाँ पर हम पर परागण की बात करेंगे। क्या, जब परागण किसी एक पुष्प के परागकोश से, किसी एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उसी में नहीं, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो यह प्रक्रिया पर परागण। पर मतलब दूसरा, पर का मतलब ही है दूसरा, परागण तो परिभाषा है कि जब परागकण किसी एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं। अब कहाँ से कहाँ पहुंचते हैं, तो परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचते। कहाँ, परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो आपको पूरा लिखना है कि जब परागकण किसी एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो यह प्रक्रिया
पर परागण कहलाती है। अब इसका महत्व, पर परागण में क्या होता है? पर परागण के महत्व में आप लिखेंगे कि इस पर परागण द्वारा उत्पन्न पौधे अत्यधिक सुंदर व आकर्षक होते हैं। अत्यधिक सुंदर व आकर्षक होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों से क्या तात्पर्य? यहाँ पर आपका छूट गया है प्रभावी और प्रभावी लिख गया है, यहाँ पर आप कर लेंगे अप्रभावी। ठीक है, अप्रभावी, प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों से क्या तात्पर्य कि प्रभावी लक्षण क्या होते हैं और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। तो आपको संक्षेप में बता दें कि जब दो लोगों के बीच में संकरण होता है, जब दो के बीच में संकरण होता है तो जो संतान उत्पन्न होती है उसमें जो लक्षण दिखाई दें वो प्रभावी और जो दिखाई ना दें वो अप्रभावी। यही कुछ लिखा गया है कि जब प्रभावी लक्षण में देखो लिखा है, जब विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। विपरीत लक्षण वाले, एक जैसे लक्षण नहीं होने चाहिए। जब विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी के में प्रदर्शित होने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो पहली पीढ़ी में प्रदर्शित होने वाले अर्थात दिखाई देने वाले लक्षणों को प्रभावी लक्षण कहते हैं। आप बहुत आसानी से इसको याद रखो, जब विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है तो जो पहली पीढ़ी प्रदर्शित में लक्षण प्रदर्शित होते हैं वो प्रभावी लक्षण होते हैं। अब अप्रभावी लक्षण दो, उपयुक्त पौधों के संकरण में, यानी कि जब दो विपरीत पौध, उपयुक्त का मतलब भी यहीं से है कि जब दो विपरीत पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है। ठीक है, तो आगे क्या है, संकरण में जो लक्षण प्रकट नहीं होते हैं अर्थात छिप जाते हैं, प्रकट नहीं होते हैं अर्थात छिप जाते हैं, उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, जो दिखाई दे जाते हैं, जो प्रदर्शित हो जाते हैं वो प्रभावी, और जो छिप जाते हैं, प्रकट नहीं होते हैं, वो अप्रभावी होते हैं। कब? जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है। अगला क्वेश्चन, विभिन्नताओं की को परिभाषित कीजिए। विभिन्नताओं को परिभाषित कीजिए। परिभाषा ये आपको बहुत ही अच्छे से सीख लेनी है, क्योंकि परिभाषा थोड़ी आपको एक ही जैसे इसमें शब्द आए हुए हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, लिख लेना और याद भी कर लेना। क्या प्रत्येक जाति के जीवों में विभिन्नताएं मिलती हैं। पहली आपकी लाइन यही होनी चाहिए कि देखो, हम दूसरे के जैसा नहीं हो सकते, आप हमारे जैसा नहीं हो सकते, कोई और आपके जैसा नहीं हो सकता। तो आप पहली बात यही लिखोगे, प्रत्येक जाति के जीवों में विभिन्नताएं होती हैं। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण कुछ जीव वातावरण के अनुकूल होते हैं। इसके इन्हीं विभिन्नताओं के कारण कुछ जीव वातावरण के अनुकूल होते हैं, यानी कि प्रत्येक जीव में विभिन्नताएं पाई जाती हैं और इन्हीं विभिन्नताओं के कारण जो जीव है वो वातावरण के अनुकूल होते हैं। जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जो नई विभिन्नताएं उत्पन्न होती वह संतानों में वंशानुगत हो जाती हैं। जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं वो संतानों में वंशानुगत हो जाती हैं, जिससे संतान भी उस वातावरण के लिए अनुकूलित हो जाती है, जिससे संतान भी उस वातावरण के लिए अनुकूलित हो जाती है। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है और याद करना है। पहली लाइन थी कि प्रत्येक जीव में विभिन्नताएं पाई जाती हैं और इन विभिन्नताओं के कारण ही जीव वातावरण के अनुकूल होते हैं। फिर जो नई विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं वो संतानों में वंशानुगत होती हैं, जिससे संतान भी उस वातावरण के लिए अनुकूलित हो जाती है। बहुत सरल है परिभाषा, आप इसको कठिन बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि आपके अंदर पहला ध्येय होना चाहिए कि कठिन कुछ भी नहीं, यू कैन डू इट, तुम सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। अगला क्वेश्चन, जल संग्रह से आप क्या समझते हैं। जल संग्रह से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको लगभग में सभी लोग जानते हो कि जल संग्रह क्या है। तो पहली लाइन आप देख पा रहे हैं कि भारतवर्ष में वर्षा मानसून आधारित है। ठीक है,
भारतवर्ष में जो अपने देश में वर्षा होती है वो कैसी है? मानसूनी वर्षा है, जिस कारण वर्ष के केवल 4 माह वर्षा के जल प्राप्त होने की संभावना रहती। होता तो इतना भी नहीं है, ठीक है। तो केवल वर्ष के 4 माह ही वर्षा के जल की संभावना होती, परंतु वर्ष भर जल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु वर्षा के जल का संचय या संग्रह करना आवश्यक होता है। हमें जल की आवश्यकता पूरे वर्ष है, पूरे वर्ष ही खेत की हमें सिंचाई करनी है, ठीक है। पूरे वर्ष पानी होना चाहिए, पूरे वर्ष हमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करनी है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लिखोगे भारत में वर्षा मानसून आधारित है, जिस कारण के वर्ष के केवल 4 माह ही वर्षा के जल प्राप्त होने की संभावना होती है, परंतु वर्षा के जल की हमें वर्ष भर आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वर्षा के जल का संचय करना या संग्रह करना अति आवश्यक होता है, ठीक है। आप लोगों को वीडियो बड़ा लग रहा होगा क्योंकि 2 मिनट में आपका एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, वीडियो बड़ा ही होगा, ठीक है। और बड़ा होने का मतलब इतना भी बड़ा नहीं होगा कि आपका समय चला जाए, ठीक है। आपका इम्पोर्टेंट समय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कीमती है, आप समय दे रहे, उसी अनुसार से हम आपको क्वेश्चन भी बता रहे हैं, क्वेश्चन भी आपके इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, एक एक बात को समझेंगे, हम आपको याद करा देंगे एक ही बार में, ऐसे ही याद करा देंगे, ठीक है। फिर भी आप लिख लेंगे रिवीजन के लिए। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकता क्या है, इसके जनक कौन है? आनुवांशिकता क्या है और इसके जनक आपको बताने हैं। तो क्या होता है आनुवांशिकता? कि वे लक्षण जो जनक से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। जो लक्षण जनक से यानी कि पूर्वजों से, अब जैसे हमारी शक्ल, हमारा जो फेस है वो हमारे पिताजी से मिलता होगा, हमारे पिताजी का फेस उनके पिताजी से मिलता होगा, अर्थात हमारे बाबा जी से, उनका और पीछे से मिलता होगा, कुछ गुण भी वहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो लक्षण कुछ, ठीक है। जैसे घर में देखा होगा कि किसी न किसी के कानों पर बाल होते हैं, ज़्यादा होते हैं, शरीर में ज़्यादा बाल है, उनके पूरे परिवार में है, तो ये क्या है? आनुवांशिक लक्षण ही है जो जनक से संतति तक आ रहे हैं, यानी कि पूर्वजों से चलते हुए एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। जीन के द्वारा ट्रांसफर होते रहते हैं। तो सीधे सीधे परिभाषा दो, वे लक्षण जो जनक से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, और इन लक्षणों की वंशानुगति आनुवांशिकता कहलाती है। और इसके जनक सर ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल, आप सर भी लगा सकते हैं, सर ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। आनुवांशिकता क्या है? वे लक्षण जो जनक से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, और आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति को आनुवांशिकता कहते हैं, और इसके जनक सर ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। अगला क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। अब यहाँ पर मैं आपको चित्र नहीं बना के दिखा सकता हूँ, फिर भी यहाँ पर आपको चित्र देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन ये आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लेंगे कि मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। इसको बनाना भी सीख लेंगे, मानव पाचन तंत्र, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है कि इनका नामकरण, ठीक है। पहला आप सीधे सीधे सोचो, मुंह में जीभ है, और जीभ के बाद में आपकी ग्रासनली, फिर ग्रसिका, ये आपका यकृत है, और ये आपका पेट है जिसको कहते हो आमाशय, और ये यहाँ पे आपका छोटा सा अग्न्याशय होता है, ठीक है। और ये सी आकार की यहाँ पर एक नली पाई जाती है, उसे हम ग्रहणी कहते हैं, ठीक है। सी में ही अग्न्याशय होता है, सी के बीच में ही अग्न्याशय होता है, और ये बाहर से जो मोटी दिख रही है बड़ी आंत, और ये छोटी आंत, और इसके नीचे ये अपेंडिक्स होता है, मलाशय और गुदा द्वार, ठीक है। ये सभी नाम आप क्रम से याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, लेमार्क के 2 मूल तथ्यों को लिखिए जिस पर यह आधारित था। लेमार्क के हमें 2 मूल तथ्य बताने हैं जिस पर लेमार्कवाद आधारित था। 2 पूछ रहा है, यहाँ पर हमने आपको 4 बता दिए हैं। लेमार्कवाद, ठीक है, लास्ट चैप्टर है आपका लेमार्कवाद और डार्विनवाद, जहाँ पर आप पढ़ते हो, ठीक है। तो लेमार्कवाद डार्विनवाद आपको विस्तृत में भी हम अगले वीडियो में जानकारी देंगे।
ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है 2 नंबर की का कि लेमार्कवाद के 2 मूल तथ्यों तक को लिखिए जिस पर यह आधारित था। तो लेमार्कवाद कहते थे वातावरण का सीधा प्रभाव, कि जीवों पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता था। दूसरा, अंगों का उपयोग या अनुपयोग, अंगों का उपयोग या अनुपयोग, जैसे जो सांप थे वो पैरों का उपयोग करना बंद कर दिए तो उनके पैर समाप्त हो गए। ऐसे 2 आपको याद रखें। फिर तीसरा है आपका आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति, आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति और उपार्जित लक्षणों की वंशावली। 2 आपको तो याद ही रखने हैं, 2 आपको इनमें से कोई से याद कर लेना। ठीक है, वातावरण का सीधा प्रभाव, अंगों का उपयोग और अनुपयोग और आकार में वृद्धि, तीनों से आसान है। एक हमने इसमें बीच में रखा उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। ठीक है, कोशिश करना कि चारों आपको याद हो जाएं, लेकिन 2 तो आपको मोस्ट ही याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, दंत क्षरण से क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। दंत क्षरण से क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में कई बार पूछा गया है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था, आपके मॉडल पेपर में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और आपके 7 सेट में से किसी एक सेट में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं 100% श्योर कहता हूँ, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन जुड़ा है कोर्स में। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक करके बताता हूँ आपको कि दांत का शिखर मुख्यतः किसका, डेंटिन प्रोटीन का बना होता है। जो दांत का शिखर है वो डेंटिन प्रोटीन का बना है। ठीक है, डेंटिन प्रोटीन में अनेक पतली शाखामय क्षैतिज नलिकाएं होती हैं। ठीक, दांत का शिखर डेंटिन प्रोटीन का बना होता है और डेंटिन प्रोटीन में अनेक क्षैतिज नलिकाएं होती हैं, शाखामय क्षैतिज नलिकाएं होती हैं। डेंटिन अत्यधिक कठोर चमकीले इनेमिल से घिरा रहता है। डेंटिन किससे घिरा रहता है, इनेमिल से। इनेमिल कैसा, कठोर और चमकीला है। यह रक्षात्मक आवरण होता है। इनेमिल जो है वो क्या है, रक्षात्मक आवरण है, चारों ओर, दांत के चारों ओर जो है वो, उसको हम आपको इनेमिल कहते हैं। डेंटिन के चटक जाने पर को दंत क्षरण कहते हैं, और जब यह चटक जाता है तो क्या, इसे ही हम दंत क्षरण कहते हैं। तो इसको अगर 2 नंबर में पूछता है तो सीधे सीधे लिख सकते हो, डेंटिन के दांत के चारों ओर एक इनेमिल, ऐसा लिख सकते हो, दांत चारों ओर से इनेमिल से घिरा होता है और डेंटिन का चटक जाने को दंत क्षरण कहते हैं। इससे ठंडा, गर्म और खट्टे पदार्थ दांत में लगने लगते हैं या दांतों में पीड़ा भी होने लगती है। ठीक है, तो मेन बातें आपको याद रखनी है कि डेंटिन प्रोटीन, दांत का शिखर जो है वो डेंटिन प्रोटीन का बना होता है और डेंटिन प्रोटीन में अनेक पतली शाखामय क्षैतिज नलिकाएं होती हैं और डेंटिन अत्यधिक कठोर चमकीले इनेमिल से घिरा रहता है और जो कि रक्षात्मक आवरण का कार्य करता है। और डेंटिन के चटक जाने को ही दंत क्षरण कहते हैं, जिससे ठंडे, गर्म और खट्टे पदार्थ दांतों में लगने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदयावरणी तरल कहाँ पाया जाता है। हृदयावरणी तरल कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो हृदयावरणी तरल नाम से स्पष्ट है, हृदय में ही कहीं पर पाया जाता होगा। पहले बात तो आपको ये याद रखनी है कि हृदय में ही कहीं ना कहीं पर पाया जाता होगा हृदयावरणी तरल। हृदय से संबंधित आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हृदयावरणी तरल हृदय तथा हृदयावरण के चारों ओर दोनों हृदयावरणी परतों के मध्य पाया जाता है। हृदयावरणी तरल पदार्थ हृदय तथा हृदयावरण के चारों ओर तथा दोनों हृदयावरणी परतों के मध्य पाया जाता है। आप इस क्वेश्चन को आंसर ऐसे भी दे सकते हैं, हृदयावरणी तरल दोनों हृदयावरणी परत के मध्य पाया जाता है। यह हृदय की को बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। हृदय की बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है तथा हृदय को मुलायम बनाता है।
ठीक है। जो हृदयावरणी तरल है वो हृदय तथा हृदयावरण के चारों ओर तथा दोनों हृदयावरणी परतों के मध्य पाया जाता है और यह हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करता है और हृदय को मुलायम व नम बनाए रखता है। ठीक है, बहुत आसान सा है कि आप इसको बहुत ही आसानी से लिख सकते हो कि हृदयावरणी दोनों परतों के मध्य में हृदयावरणी तरल पाया जाता है जो हृदय के बाह्य आघातों से रक्षा करता है और हृदय को तरल तथा नम व मुलायम बना देता है। अगला क्वेश्चन है समजात अंग पर टिप्पणी लिखिए और ये क्वेश्चन आपको समजातता के नाम से भी मिल सकता है। समजात अंग या समजातता के नाम से भी आपको टिप्पणी में पूछ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो समजात अंग कैसे थे? एक जैसे दिखाई दे, कैसी? उत्पत्ति और संरचना में, वही समजात कहलाते हैं। और कार्य उनके बेशक अलग अलग हों। कार्य कैसे हों? बेशक नहीं, बिल्कुल ही अलग अलग हों। ऐसे वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं मूल संरचना समान होती है क्या कहलाते हैं? समजात अंग कहलाते हैं। क्या? इन अंगों के कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं मूल संरचना समान होती है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? आपको स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर बताना है। तो स्वयं पोषी पोषण मतलब पौधे जो पोषण करते हैं वो स्वयं पोषी पोषण है और हम लोग जो करते हैं वो विषम पोषी पोषण है। ठीक है, मतलब अपने आप भोजन बन जाए वो स्वयं पोषी, किसी दूसरे से प्राप्त किया जाए वो विषम पोषी। तो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग कि स्वपोषी पोषण में पर्यावरण से सरल अकार्बनिक पदार्थों को लेकर तथा बाह्य ऊर्जा को लेकर, बाह्य ऊर्जा जैसे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके उच्च ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। स्वयं पोषी पोषण वह, ऐसे भी लिख सकते हो, स्वयं पोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण से अकार्बनिक पदार्थों तथा ऊर्जा को लेकर के उच्च ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है, जबकि विषम पोषी पोषण में दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए गए जटिल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है। ठीक है, तो ये आपका स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से समझना। पोषण से आया हुआ है, आपका लॉन्ग में पूछ देता है कि पोषण क्या है, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण को समझाइए। तो पोषण क्या है? पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें सजीव भोजन का वायुमंडल से भोजन का या खाद्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करता है और अंतर्ग्रहण करने के बाद में उसको पचाता है। ठीक है, पचाने तक की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। उसका स्वांगीकरण होता है। ठीक, उसका स्वांगीकरण होता है, बचे हुए पदार्थ का बहिष्करण होता है। अगला, परागण किसे कहते हैं? पर परागण आपको वहाँ पर बताया था उसके महत्व। यहाँ पर परागण की परिभाषा पूछी गई है कि परागण किसे कहते हैं। तो पुष्प के परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है। ये बात याद रखना, परागकण कहाँ बनते? पुष्प के परागकोश में। और परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। फिर से एक बार, पुष्प के परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है। देखो जैसे हम बोला करते हैं आप भी इसको साथ में ही बोला करें। पुष्प के परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है। परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया, वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया परागण कहलाती है। यहाँ पर आप सही लिख लेंगे, ये जो लिख गया है तक आगे पर पहुँचने की क्रिया, वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया। ठीक, वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। परागण दो प्रकार से, स्वपरागण, पर परागण। जब परागण की क्रिया उसी पुष्प में हो जाती है तो स्वपरागण, किसी दूसरे पुष्प में होती है तो पर परागण। अगला क्वेश्चन, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? परिवार नियोजन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर इसको आप नहीं समझते हैं तो आप भी सामना कर सकते हैं इस समस्या का।
क्या परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया परिवार नियोजन कहते हैं। क्या परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार नियोजित करने की प्रक्रिया परिवार नियोजन कहलाती है। ठीक, यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अत्यधिक सुखी और अच्छा रहन सहन कर सकेगा। या कम लोग, अच्छा, क्योंकि कमाई तो उतनी ही होगी, इनकम उतनी है, कम लोगों में होगा, लेकिन ज़्यादा लोग होंगे तो इनकम तो वही रही, लेकिन ज़्यादा लोगों में जाएगी। ठीक है, तो और इससे हमारे देश की जनसंख्या भी नहीं बढ़ेगी, पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी और भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। ठीक है, भ्रष्टाचार भी नहीं होगा, बेरोजगारी भी नहीं आएगी, बहुत सी समस्याओं से बचा जा सकता है। घर में झगड़े कम होंगे, बहुत ही कम होंगे, हो सकता है हो ही ना। ठीक है, तो आपको नारा भी पता होगा, दिया गया था, हम दो हमारे दो। ठीक है, तो क्या परिवार कल्याण हेतु सीमित बच्चों की संख्या करके जो नियोजन किया जाता है परिवार, वो परिवार नियोजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने आनुवंशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किया, उसका वैज्ञानिक नाम बताना है। मेंडल ने जिस पौधे पर आनुवंशिकता का प्रयोग किया था उसका नाम बताना है। तो वो पौधा है आपका मटर का, उस पौधे का नाम है मटर और इसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। ठीक, पाइसम सटाइवम, बहुत ही अटपटा नाम है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। पाइसम सटाइवम ये मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है। मेंडल ने आनुवंशिकता का प्रयोग कहाँ किया था, मटर के पौधे पर, और इसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। ठीक, आपके 20 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। बस यहीं पर से हम वीडियो को भी समाप्त करेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और एक शेयर भी कर दिया करें, ताकि और अपने ही दोस्तों को शेयर करें, अपने क्लास के बच्चों को यह वीडियो शेयर किया करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें, वो भी अच्छा पेपर कर सकें। ठीक है, तो हम आपके लिए फिर नया वीडियो लेकर के आएंगे बहुत ही जल्द। अब इस बार लेकर के आएंगे, क्योंकि अभी तो हमें समय लग रहा था वीडियो बनाने में, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बहुत ही जल्द, क्योंकि पेपर आपके समीप आ रहे हैं, तो उसका भी हमें बहुत अच्छे से आप लोगों का ख्याल है। ठीक है, आपको पूरी पढ़ाई पूरे 100% आपको यहाँ पर करा दिया जाएगा। 70 में 70 नंबर का पेपर इन वीडियो से आएगा, जितने भी वीडियो यहाँ पर कराए जाएंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द आप लोगों को। थैंक यू।